वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज तक आपने मेरे वीडियोस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं होंडा हाइनस CB350 को लेके, तो आज मैं अपने 6000 किलोमीटर के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर दूंगा आपको। तो ये वीडियो जो है काइंड ऑफ रिव्यू कम Q&A टाइप का होने वाला है एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइक वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये कि मैं आपको अपना ओडोमीटर चेक करा देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरी बाइक जो है उसका ओडोमीटर इट इज शोइंग दैट 6197। तो 6197 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चला दिया है। बाद में ये मत बोलना कि 6000 किलोमीटर हुए भी कि नहीं हुए, पता नहीं है। एंड सेकंड थिंग कि आज मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। स्पेसिफिकेशंस आप किसी भी वेबसाइट या पेपर पे जाके पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल बात होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, तो अगर इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो यार मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 6000 किलोमीटर का, जिसमें मैंने इसको माउंटेन्स पे, हाईवेज पे, एक्सप्रेसवेज पे और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी की है, तो ऑन दैट बेसिस आई कैन से इंजन परफॉर्मेंस इज़ इम्प्रेसिव। मतलब बैलेंस्ड इंजन है ना। ज़्यादा कभी आपको ऐसा लगेगा कि पावर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है किसी भी गियर पे, किसी भी स्पीड पे, ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े बैंड में तो बहुत ज़्यादा सर्ज आया एंड उसके बाद पावर जो है एकदम से फेड आउट हो गया। तो इस तरह का मतलब इसमें नहीं है, बैलेंस्ड है। थ्रू आउट द रफ बैंड आपको जो है पावर और क्रूजेबिलिटी का। अब अगर हाईवे राइड की बात करें तो यार हाईवेज पे तो ये बाइक मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। आई मीन कि 100 की स्पीड पे यू कैन क्रूज ऑल डे लॉन्ग विदाउट एनी इशू, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका जो इंजन है वो स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब स्ट्रेस फील कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो 100 की स्पीड पे आप आराम से क्रूज कर सकते हो। अब अगर माउंटेन्स की बात करें तो अभी पिछली उत्तराखंड सीरीज में वी टुक इट टू मुंशियारी, एंड मुंशियारी जो है अराउंड 7200 फीट की हाइट पे है। तो वहाँ तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जो बाद के 1 या 2 घंटे थे बहुत स्टीप चढ़ाई थी, और बट कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हुई, ना ही ऐसा फील हुआ कि पावर जो है कम हो रहा है। जैसा हाईवे पे परफॉर्मेंस है काइंड ऑफ सेम माउंटेन्स पे भी हम लोगों को देखने को मिला। यार हीटिंग का कोई इशू मेरे को तो अभी तक फील नहीं हुआ। हमने एक गो में एक दिन में अप टू 380 किलोमीटर 400 किलोमीटर बाइक राइड करी, बट मेरे को कभी नहीं लगा कि इंजन हीट हो गया है। ना ही मेरे को लेग्स पे फील हुआ कि हीट जो है आ रही है पैरों पे। तो हीट मैनेजमेंट यार इसका अच्छा है। हीट तो होती ही है, थोड़ा बहुत तो सारी बाइक्स हीट होती हैं, बट ऐसी कुछ खास हीट नहीं होती कि आपको प्रॉब्लम होने लगे। तो ये चीज़ अच्छे से मतलब मैनेज की है होंडा ने कि बहुत ज़्यादा हीट जो है नहीं आती है इंजन से। इंजन की अगर डाउनसाइड की बात करें तो इसको आप डाउनसाइड बोल लो या फिर इसका बाइक का कैरेक्टर बोल लो, कि आपको मतलब जो ये टॉल गियरिंग रेशियो, उसकी वजह से आपको गियरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। इट मीन्स कि अगर आपकी स्पीड स्लो हो रही है तो आपको गियर नीचे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 60 के नीचे अगर आप आ रही है आपकी स्पीड, तो आप जो है 5th गियर में फिर बाइक जो है इंजन स्ट्रेस फील करने लगता है, तो देन यू नीड टू गियर इट डाउन। तो वो एक इशू है कि अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको गियर जो है नीचे उतारने पड़ेंगे। बट ये टॉल गियरिंग की वजह से है, और मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई डिसएडवांटेज है, बट कई लोगों को लग सकता है कि मतलब ये एक इशू है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अगर प्रॉपर गियरिंग में रखोगे तो इंजन परफॉर्मेंस में कोई कमी फील नहीं होगी। माइलेज को लेके सबसे ज़्यादा क्वेरी पूछी आप लोगों ने, और मतलब अलग अलग टाइप की। हाईवेज पे कितना माइलेज देती है, माउंटेन्स पे कितना माइलेज देती है, सिटी में कितना माइलेज है, अगर पतली पतली गलियों में चलाएंगे तो कितना माइलेज है। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि माइलेज का जो इसका बैंड है वो 30 से लेके 42 तक, मतलब फ्रॉम 30 to 42 में कुछ भी माइलेज दे देगी। मतलब डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में बाइक को राइड करते हो। सपोज करो आप सिटी में राइड करते हो, बहुत ही ज़्यादा रैश राइड करते हो, मतलब आप तेज चलाते हो और मतलब RPM हमेशा हाई रहते हैं बाइक के, तो ये आपको 30-32 का भी माइलेज देगी। और सपोज आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो और बहुत ही अच्छी 80-90 की स्पीड मेंटेन कर रखी है, तो आपको 42-43 का माइलेज भी आसानी से मिल जाएगा, और मेरे को मिला भी है। सिटी में अगर आप नॉर्मली चलाते हैं तो आपको अराउंड 33-34-35 का माइलेज जो है आराम से मिल जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं, नॉर्मल जो सिटी राइड कंडीशन होती हैं उस पर अगर आप चलाते हैं तो आराम से आपको 34-35 तक का माइलेज ये बाइक दे देगी। माइलेज का जो बैंड है वो 30 से 42 के बीच में है, जो कि मेरे हिसाब से 350cc सेगमेंट की बाइक्स के लिए मतलब सफिशिएंट है। सारी बाइक्स मोस्टली इसके आसपास ही माइलेज देती हैं। क्रूजिंग स्पीड की अगर बात करूं तो इस बाइक की जो क्रूजिंग स्पीड है यार वो 85 to 110 आप किसी भी स्पीड पे चला सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। बट उसमें भी अगर आप कोई स्वीटेस्ट पॉइंट पूछें तो मेरे हिसाब से 90-95 kmph की जो स्पीड है वो इसकी आइडियल क्रूजिंग स्पीड है। 90-95 की स्पीड पे बाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल बटरी फ्लो के साथ चलती है, अल्ट्रा स्मूथ, और मतलब कोई बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन स्ट्रेस में है। बेस्ट क्रूजिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू मी इज़ 90 to 95 kmph।
इसकी जो टॉप स्पीड मेरे को मिली वो थी अराउंड 130 kmph, मतलब 130 की स्पीड तक ये आराम से जा सकती है। कई लोगों ने ये भी पूछा कि फोर्थ गियर में इसकी टॉप स्पीड क्या है, मतलब फिफ्थ गियर में टॉप स्पीड में ज़्यादा चलती है फोर्थ गियर में, तो मैं आपको बता दूं कि फोर्थ गियर में ही ये अपनी टॉप स्पीड पे जाती है जो 130 kmph की मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ गियर चूंकि एक मतलब प्रॉपर क्रूजिंग गियर है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं होता है। 70-80 की स्पीड पे आप चल रहे हो तब आप फिफ्थ गियर में अगर रेस दोगे तो वो दैट इट विल गो अप टू 100-110, लेकिन 110 के ऊपर फिफ्थ गियर में अगर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो मतलब बाइक काफ़ी स्ट्रगल करती है। तो इन दैट केस आपको अगर मतलब ओवरटेक करना है अबव 100 kmph तो आपको फोर्थ गियर में लाना पड़ेगा बाइक को, और फिर उसके बाद इट कैन गो अप टू 130 kmph, और फिर आप फिफ्थ गियर लगाओगे तो देन इट कैन होल्ड एंड मेंटेन 130 kmph ऑल्सो। नो वाइब्रेशंस, मतलब मिनिमलिस्टिक वाइब्रेशंस, जितने मिनिमम हो सकते हैं एक बाइक में सिंगल सिलेंडर के उतने ही इसमें वाइब्रेशन है। इनफैक्ट अब अगर आप इसको किसी भी पावर पे मतलब किसी भी स्पीड पे चलाओगे टिल 120 यू वोंट फील एनी वाइब्रेशन ऑन हैंडल बार्स, टैंक एंड फुट पैक्स, कहीं भी आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। और 90-100 पे तो बिल्कुल बटर स्मूथ चलती है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं आता है। कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या ये बाइक छोटी दिखती है, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में हो सकता है आपको देखने में छोटी दिखती है, बट जब आप इसको रियलिटी में देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी बाइक है। इनफैक्ट इसका जो व्हील बेस है वो अराउंड 144 mm का है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2163 mm की है, मतलब 2 मीटर से भी ज़्यादा इसकी लेंथ है। और टायर्स भी जो है काफ़ी वाइड है, तो छोटी कहीं से नहीं दिखती। जब आप इसको रियलिटी में देखोगे तो इट लुक्स बिग। कई लोगों ने पूछा कि क्या 5 फीट 6 इंचेस का कोई बंदा या बंदी इस बाइक को चला सकती है, उसके मतलब पैर रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से 5 फीट 5 इंच के अबव के जितने लोग हैं मेरे हिसाब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक को चलाने में। सीट कंफर्ट की अगर बात करूं तो सीट की जो कुशनिंग है इट्स नीदर टू सॉफ्ट नीदर टू हार्ड, मतलब स्पॉट ऑन है। और ये लॉन्ग राइड्स के लिए पर्टिकुलर बहुत बेनिफिट हो जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ी देर में आपके जो बम्स हैं वो नंबनेस की प्रॉब्लम आने लगती है, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो फिर तो मतलब एट एवरी टाइम यू विल फील दैट सीट इज़ हार्ड, आपको जर्क से फील होंगे। तो इसकी सीट जो है ऑप्टिमली डिजाइंड है। और कई लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या एक गो में 100 किलोमीटर चला सकते हैं क्या, तो यार बिल्कुल चला सकते हैं। मैंने चलाई है 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर इन वन गो। जितनी भी राइड्स में मैं जाता हूँ तो पहले गो में 100 किलोमीटर तो आराम से चलाना ही होता है। तो मतलब सीट की जो कुशनिंग है उसमें ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। सीट से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कि पिलियन कंफर्ट कैसा है, तो देखो मतलब नाउ यू कैन सी कि पिलियन कंफर्ट इज़ गुड बट नॉट एज गुड एज राइडर्स कंफर्ट, क्योंकि पिलियन में आप देख सकते हो पीछे जो है सीट ये काफ़ी नैरो हो जाती है, तो उस वजह से मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना राइडर रहता है। बट स्टिल पिलियन कैन मैनेज, कुशनिंग सेम ही है जैसी आगे है वैसी पिलियन के लिए भी है। और साथ ही साथ पिलियन के लिए दूसरा इशू ये है कि इसका जो पिलियन फुट पैक है उसमें आप देख सकते हो कोई रबर नहीं है। जैसे जो राइडर फुट पैक है उसमें ये रबर्स दे रखे हैं, इसमें यहाँ कोई रबर नहीं है, तो उस वजह से ना वाइब्रेशंस इसमें थोड़े थोड़े आते हैं। और जो मैंने खुद भी फील किया है, मैं कई बार इसमें पीछे बैठ के जब गया हूँ किसी के साथ तो वाइब्रेशंस आते हैं। अब इसका तो सॉल्यूशन निकल सकता है कि मतलब आप आफ्टर मार्केट से जाके रबर पैक्स लगवा लो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इशू है कि उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर राइडर 100 किलोमीटर एक गो में राइड कर सकता है तो मेरे को लगता है इन बिटवीन पिलियन जल्दी जो है थक जाएगा और ब्रेक तो थोड़ा जल्दी लेना पड़ जाएगा। सस्पेंशन की बात करूं तो थोड़ा सा हार्ड आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में जब बाइक नई होती है फॉर अराउंड 1000-2000 किलोमीटर्स, उसके बाद सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो नॉन एडजस्टेबल है। कई लोगों ने पूछा क्या उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो एडजस्ट नहीं होता है यार, ये फिक्स्ड सेटिंग पे है। रियर सस्पेंशन की अगर बात करें तो रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल है, 5 सेटिंग है फॉर प्री लोड टेंशन, और बाय डिफॉल्ट ये सेकंड सॉफ्ट सेटिंग पे आती है। मतलब जो अगर आप हार्ड से सॉफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो बस सेकंड नंबर पे रहता है, इसके बाद आप इसको एक स्टेप और सॉफ्ट कर सकते हो, तो आप हार्ड और सॉफ्ट अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो। ब्रेक्स आर गुड, आई वुड नॉट से दैट दे आर सुपर बट दे आर गुड। अब फ्रंट ब्रेक की अगर बात करें तो इसकी जो बाइट है यार वो काफ़ी अच्छी है। मतलब निसिन के कैलिपर्स हैं, तो आप जैसे ही ब्रेक लीवर को प्रेस करते हो इमीडिएटली आपको फील होगा कि ब्रेक्स ने अच्छे से ग्रिप किया और बाइक इमीडिएटली रुक जाती है। तो फ्रंट ब्रेक जो है अच्छी मतलब अच्छे से काम करते हैं। रियर ब्रेक की बात करें तो यार ये मतलब एवरेज है, बहुत अच्छे से मतलब आपको फील नहीं होगा कि बहुत अच्छे से मतलब बाइट कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब सारी बाइक्स में ऐसा ही केस है, और वो इसलिए है क्योंकि बाइक्स जो आजकल डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप 70% फ्रंट ब्रेकिंग करेंगे एंड 30% रियर ब्रेकिंग करेंगे। अब क्या है, रियर में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्क दे दिया और आप सडन अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो स्लिपेज के चांसेस आ जाते हैं, और अगर ABS नहीं है आपकी बाइक में तो इन दैट केस आप गिर भी सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जो परफेक्ट ब्रेकिंग फार्मूला है 70% फ्रंट एंड 30% रियर, आपको उस हिसाब से ही ब्रेक लगाना चाहिए।
गियर लीवर की अगर बात करूं तो इसका जो गियर लीवर है वो नॉर्मल लीवर है, मतलब दोनों तरफ इसमें जो है आप यूज कर सकते हो। आजकल क्या होता है सिंगल पैक लीवर आता है जिसमें मतलब एक साइड से अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट आपको दोनों लगाने पड़ते हैं। तो कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि क्या इसको एज ए मतलब सिंगल शिफ्टर यूज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यार बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन सी कि इसमें आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज ए सिंगल पैक शिफ्टर भी यूज कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल गियर की तरह यूज करना चाहते हो तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। अब इसमें एक जो प्रॉब्लम मेरे को लगी वो ये है कि इसकी जो ये बीच की डिस्टेंस है काफी ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो मैं अगर अपना पैर रखूंगा, अगर मेरे को गियर डाउन करना है तो मेरे को पैर आगे ले जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अगर मेरे को गियर अप करना है तो मेरे को पैर थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लम देता था, थोड़ा इरिटेट करता था, बट अभी तो आदत लग गई है। तो ये एक छोटा सा इशू लगा मेरे को कि इसका जो गियर लीवर है इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था। तो एक ही गो में आपका मतलब आपको अपना पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जहां रख दो वहीं से आप अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट जो है दोनों कर सकते थे। बट अभी क्या आपको अपने पैर को आगे पीछे करना पड़ता है। ब्लूटूथ वॉइस कमांड नेविगेशन की अगर मैं बात करूं तो यार ये मेरे को तो उतना इफेक्टिव नहीं लगता है। मतलब आपको एटलीस्ट एक ईयरफोन्स अपने कानों में लगाने पड़ेंगे उसका प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, सो दैट कि अगर आपको मतलब आप गाने सुन रहे हो तो अगर आपको अपना सॉन्ग ट्रैक चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है, कोई कॉल आ रही है तो आप यहीं से पिक कर सकते हो, कट कर सकते हो और मैसेज भी भेज सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है, बट उसके लिए आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स कानों में लगाने रहने पड़ेंगे। मतलब मैं तो कभी लगा के नहीं चलता हूँ, तो मेरे लिए तो काइंड ऑफ यूजलेस ही है। नेविगेशन की अगर बात करें तो वो तो यार बिल्कुल भी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, और वो इसलिए क्योंकि मतलब वो वॉइस नेविगेशन है, वो ईयरफोन्स में आपको कानों में बताता रहेगा कि आपको लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। तो वो मेरे को उतना सही नहीं लगता, कई बार मिस हो जाता है। और कंटिन्यूअसली ईयरफोन्स लगा के चलाना भी मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप ऑलरेडी हेलमेट लगा के रखते हो तो हो सकता है आपके कानों में दर्द भी होने लगे, तो वो एक इशू है। तो उतना काम का नहीं है, इसीलिए मतलब मैं तो प्रॉपर जो मोबाइल नेविगेशन है उसके बेसिस पे ही चलता हूँ। आप ईयरफोन्स लगा के अगर चलते हो तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, देन इट्स गुड, अदरवाइज बहुत ज्यादा काम का नहीं है। इसकी हेडलाइट यार हाईवेज पे तो काफ़ी वीक फील हुई मेरे को, मतलब उतनी लाइट नहीं आती जितनी आपको हाईवे पे रात में राइड करने के लिए ज़रूरत होती है, उससे बहुत कम आती है। सिटी में अगर आप चला रहे हो तो मतलब ठीक ठाक है, उसमें ठीक ठाक आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से इसकी हेडलाइट जो है थोड़ी और ब्राइट होनी चाहिए थी, थोड़ा थ्रो उसका अच्छा होना चाहिए था। बट आई डोंट नो मतलब क्या रेगुलेशंस होते हैं, तो उतनी इफेक्टिव नहीं है यार। अगर आप हाईवे पे रात में राइड करने की सोच रहे हैं तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स लगवानी ही पड़ेंगी। मैंने अभी तक नहीं लगवाई क्योंकि मैं रात में राइडिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, तो हेडलाइट्स आर नॉट सफिशिएंट। तो मेरे हिसाब से तो यार कंसोल बिल्कुल क्लियर दिखता है, बी डे लाइट और नाइट, दिन और रात दोनों टाइम में भी। मतलब पता नहीं गोप्रो में भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट इफ़ यू कैन सी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसोल दिखता है। सारे जो नंबर्स हैं उनका मतलब जो शेप है और साइज है वो सफिशिएंट है आपको दिखाने के लिए। गियर चेंज इंडिकेटर जो है, क्लॉक है, ब्लूटूथ है, रेंज और जो भी कुछ है बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो वो कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन भी यार बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसका जो एग्जॉस्ट मफलर है उसमें इंजन के पास क्या कोई रस्टिंग होती है। तो आप देख सकते हो यार मैं इसको मतलब 6000 किलोमीटर के बाद भी मेरे को कहीं कोई ऐसी रस्टिंग दिख नहीं रही। कई लोगों ने बोला कि यहाँ से येलो हो जाता है, रस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो मेरी बाइक में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एग्जॉस्ट जो है वो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल क्रोम कोटेड ही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज चलाओगे आप तो रस्टिंग आ जाती है। कई लोगों ने ये भी बोला कि तेज चलाने से आती है क्या, मैं तो यार तेज भी चलाता हूँ तो फिर भी मेरे को कहीं रस्टिंग लगी नहीं है। 6 महीने हो गए मेरी बाइक को और अभी तक कहीं भी कोई भी रस्टिंग का मतलब एटलीस्ट कोई साइन मेरे को दिखा नहीं कि कहीं से बाइक के किसी भी क्रोम पार्ट पे रस्टिंग आ रही है। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, नॉट इवन ए पंक्चर। मतलब पिछले 6 महीने और 6000 किलोमीटर में बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जब मैं व्लॉग बनाने की सोच रहा था मैं ये परेशान था कि मैं क्या प्रॉब्लम बताऊं, बट मेरे को इस बाइक में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आई होती तो मैं ज़रूर बताता। तो नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या कोई और बाइक प्रेफर करनी चाहिए? तो देखो यार इसका जवाब जो है ना आपको कोई नहीं दे सकता, ना मेरा व्लॉग, ना आप कोई और वीडियो देख लो यूट्यूब पे, किसी पे भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि फाइनली आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। उसका जवाब मेरे हिसाब से मतलब आपके अंदर ही है। मैं ये कहूँगा कि आप कुछ मत करो, आप बाइक की टेस्ट राइड लो। आप जितनी भी बाइक्स कंसीडर कर रहे हो जो जिनके बीच में आपको कंफ्यूजन है, आप एक ही दिन में बैक टू बैक दोनों बाइक्स की टेस्ट राइड लो, और जितना ज्यादा से ज्यादा मतलब जितनी लंबी टेस्ट राइड ले सकते हो कोशिश करो। टेस्ट राइड लेते ही आई एम डैम श्योर कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। मैंने भी ऐसे ही बाइक ली थी। मैं जब मतलब लेने गया था तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था। मैंने कई सारी बाइक्स कंसीडर की थी बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बाइक फाइनली लूं। बट द मोमेंट आई टेस्ट रोड इट आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को ये होंडा हाइनेस CB350 लेनी है। तो यही एक इकलौता मेथड है, वो है टेस्ट राइड। उसके अलावा आपको मतलब वीडियोस आप कितने भी देख लो आप कंफ्यूज ही रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरी एडवाइस है गो फॉर ए टेस्ट राइड। तो अभी मैं जितने भी
क्वेश्चंस अपने मोबाइल में लिख के लाया था। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई मतलब डाउट आपके माइंड में है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।